Hello everyone. In today's video, I will talk about the specific heat of solids. देखिए हम जानते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर रेज किया जाता है तो ये अपनी मेन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करने के लिए फ्री होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड के स्पेसिफिक हीट की, जिसके लिए हम बात करेंगे डुलोंग-पेटिट's लॉ के। 1819 में डुलोंग-पेटिट ने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक लॉ प्रेजेंट किया था और इस लॉ को फर्दर एक्सप्लेन किया गया था बोल्ट्जमैन के द्वारा 1871 में, और उन्होंने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज में लिया था। सबसे पहले डुलोंग-पेटिट ने सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला दिया, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट एक सॉलिड में n एटम्स हैं और इस सॉलिड की डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स इस सॉलिड की स्वतंत्रता की कोटि है 3n। इसमें हम यह अज्यूम करते हैं कि सॉलिड में जो वाइब्रेट करते हुए एटम्स होते हैं यह एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्वीट करते हैं। वी आर अज्यूमिंग हियर दैट वाइब्रेटिंग एटम्स इन अ सॉलिड are treated as harmonic oscillator। यहाँ पे हम जो आवर्ती दोलक मान के चल रहे हैं परमाणुओं को, वो हम बात कर रहे हैं एक वे में की। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की। देखिए वन डायमेंशनल मोशन की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ Ex से। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Ex विल बी इक्वल टू दी px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर px तो है मोमेंटम संवेग, m है मॉलिक्यूल का मास अणु का द्रव्यमान, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। x यहाँ पर है माध्य स्थिति से विस्थापन। अब क्योंकि हम यहाँ डुलोंग-पेटिट's लॉ को क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, और as we know that in classical statistics the mean energy is given by Ex bar and it will be equal to the summation over of Ex exponential of minus Ex upon kT divided by summation of exponential of minus Ex upon kT। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम करते हुए हमने यहाँ पे सॉलिड में एटम्स को जो कि अपनी पोजीशन के वाइब्रेट कर रहे हैं उनको हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया है और उनकी हम यहाँ पे मीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। मीन एनर्जी के लिए हमारे पास में यहाँ पर Ex है जो कि टोटल एनर्जी है, और हम वो बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल। अभी हमने यहाँ पे जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हमने मीन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है उसमें हम यहाँ पर Ex की वैल्यू पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में Ex की वैल्यू पुट करेंगे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन Ex बार विल बी इक्वल टू दी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट px स्क्वायर अपॉन 2m एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस px स्क्वायर अपॉन 2m kT इंटू dpx। ये वाला पार्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला जो कि हमने px स्क्वायर अपॉन 2m की फॉर्म में लिखा था, and divided by integration from minus infinite to plus infinite exponential of minus px square upon 2m kT dpx प्लस फिर हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म थी 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kT इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट exponential of minus m omega square x square upon 2 kT। फर्दर आगे हमने इसको और सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं हमने न्यूमरेटर में kT से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इसी टाइप से हमने दोनों इंटीग्रल्स में kT से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमें मिलती है। आगे हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रल में वी आर अज्यूमिंग हियर दैट y इज इक्वल टू द px स्क्वायर अपॉन 2m kT एंड इन सेकेंड इंटीग्रल अल्फा इज इक्वल टू द m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kT। यहाँ पे अब हमारी जो इक्वेशन है इसमें px स्क्वायर अपॉन 2m kT की जगह पर हम y रखेंगे
और सेकेंड इंटीग्रल में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kt की जगह पर हम अल्फा रखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो भी चेंज होगी और साथ ही जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt की जगह पर हम रखेंगे y, और फिर जब हम dy का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमें dpx की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली इस इक्वेशन से हम dx को d अल्फा की टर्म में पुट करेंगे। सो फाइनल जब हम यहाँ पे इनको इसके टर्म में पुट करते हैं तो हमें ex बार की इक्वेशन मिलेगी kt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट y रेज टू द पावर हाफ e रेज टू द पावर माइनस y dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट y रेज टू द पावर माइनस हाफ e raised to the power minus y dy plus kt integration from 0 to the infinite alpha raised to the power half e raised to the power minus alpha d alpha divided by 0 to the infinite alpha raised to the power minus alpha e raised to the power minus alpha into d alpha। तो हमारे पास में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन लिमिट आ रहा है ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ रहा है, और जब हम इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को हम एक फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 1/2 के इक्वल। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात कर रही हूँ, तो उसकी लिमिट आएगी 1/2। सिमिलरली ये भी 1/2। सो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी kt/2 प्लस kt/2 एंड इट विल बी इक्वल टू दी kt। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर एक एटम, हमने कहा था कि सॉलिड में हर एक एटम तीनों एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करता है। क्योंकि हमने कहा था इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 है, तो उस केस में हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी हो जाएगी 3kT। सो हियर द एवरेज एनर्जी विल बी इक्वल टू दी 3kT, और अगर उसमें n एटम्स है देन इट विल बी द 3kTn। nk की वैल्यू r के इक्वल हमने अज्यूम की है, सो E बार हो जाएगा 3 × RT। यहाँ से हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है del E बार ओवर del T, यानी कि एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो CV की वैल्यू हो जाएगी 3R। जब हम यहाँ पे R की वैल्यू रखते हैं और R की वैल्यू होती है 8.31, तो हमारे पास में CV की वैल्यू आती है 24.9 जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट है यह एक कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है 3R, दैट इज 24.9, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। सो दिस इज द डुलोंग-पेटिट्स लॉ, बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द रेंज ऑफ द हायर टेम्परेचर। अगर हम इस रिजल्ट की बात करते हैं लोअर टेम्परेचर्स के लिए, तो हमें इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट से हमें एग्रीमेंट नहीं मिलता है। सो वी कैन से हियर द डुलोंग-पेटिट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द हायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर। सो आगे अब हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो देखिए आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एक सॉलिड में यदि n एटम्स हैं तो हम उनके वाइब्रेशन को 3 डायरेक्शन में देख सकते हैं, यानी कि x, y और z तीनों डायरेक्शन में एटम्स का वाइब्रेशन होगा, और हम इस केस में उनको 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही इन सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। ये आइंस्टाइन ने अपनी हाइपोथेसिस में प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन प्रेजेंट की है। सो हम ऑलरेडी प्रीवियसली हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशन एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशन एनर्जी को अज्यूम करेंगे और उसके बाद में हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को होगी EV एंड इट विल बी इक्वल टू दी V प्लस 1/2 इंटू ऑफ दी h न्यू। अब अगर हमें यहाँ पे इसकी एवरेज एनर्जी निकालनी है तो वही फॉर्मूला हम यूज लेंगे जो अभी हमने प्रीवियसली यूज में लिया था, दैट समीशन ओवर E एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E अपॉन KT डिवाइडेड बाय समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E अपॉन KT। सो एवरेज एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया है EV बार से, and it is equal to the summation from V is equal to the 0 to the infinite V plus 1/2 h nu exponential of minus V upon
v plus 1/2 into h nu upon kt divided by summation from v बराबर 0 to the infinite exponential of minus v plus 1/2 into h nu upon kt। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दैट x जो है वो h nu अपॉन kt के बराबर है। क्यों? कि h भी कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट, k कांस्टेंट एंड t कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। और हमने आइंस्टाइन टेम्परेचर अज्यूम किया था h nu अपॉन k के, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होती है वो टेम्परेचर की डायमेंशन के इक्वल होती है। सो थीटा ई को हम कहते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। सो हियर x will be equal to the theta E upon T. So final हमारे पास में एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा EV bar and it will be equal to the h nu summation from v is equal to the 0 to the infinite v plus 1/2 exponential of minus v plus 1/2 into x divided by summation from v बराबर 0 to the infinite exponential of minus v plus 1/2 into x। अब आगे हम यहाँ पे इस एनर्जी को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे जो समीशन टर्म है हम उसको एक्सपैंड करेंगे। सो यहाँ पे हम 1 by 1 v की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले v की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड देन 1 एंड देन 2 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ पे v की वैल्यू 0 रखते हैं तो EV बार की वैल्यू होगी h nu, v बराबर 0 रखेंगे तो 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x/2 प्लस v की वैल्यू 1 रखेंगे 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3/2 इंटू एक्स। 2 रखेंगे तो प्लस 5/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5x/2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x/2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3x/2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5x/2। सो हमने यहाँ पे पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे एवरेज एनर्जी को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फर्दर आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन, सो EV बार विल बी इक्वल टू दी। सो देखिए अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लॉग के फॉर्म में लिखा है। सो EV बार विल बी इक्वल टू दी माइनस h nu d over dx log of e raised to the power minus x/2 plus e raised to the power minus 3x/2 plus 5 plus e raised to the power minus 5x/2 plus and so on। सो देखिए कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब हम इस लॉग का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वही ऊपर वाली प्रीवियस इक्वेशन मिलेगी। देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e raised to the power minus x/2 का 1/2 log of x का क्या होता है, पहले तो 1 में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये पूरा टर्म, तो 1/of e raised to the power minus x/2 plus e raised to the power minus 3x/2 plus e raised to the power minus 5x/2 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 e raised to the power minus x/2 एंड सो ऑन। सो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रीवियस इक्वेशन ही मिलेगी। सो आगे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस टर्म के अंदर e raised to the power minus x/2 को कॉमन लिया है। सो e raised to the power minus x/2 को हमने यहाँ से बाहर लिखा तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस h nu g over dx log of e raised to the power minus x/2 1 plus e raised to the power minus x plus e raised to the power minus 2x plus and so on। आगे हमारा यहाँ पे जो ब्रैकेटेड टर्म है 1 plus e raised to the power minus x plus e raised to the power minus 2x plus so on, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 minus e raised to the power minus x। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को लॉग पर अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल माइनस x/2 और माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 minus e raised to the power minus x। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द x, an expression for the average energy of the harmonic oscillator will be equal to the minus h nu into of minus 1/2 plus e raised to the power minus x divided by 1 minus e raised to the power minus x। आगे हमने यहाँ पे e raised to the power minus x का डिवाइड किया है सेकेंड टर्म में, तो देखिए क्या हो जाएगा h nu
माइनस से साथ ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एच न्यू इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है, सो EV बार विल बी इक्वल टू द एच न्यू इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द एच न्यू अपॉन KT माइनस 1। इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन टेम्परेचर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन दैट केस EV बार विल बी इक्वल टू द एच न्यू इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन T माइनस 1। सो अभी हमने यहाँ पे एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की है। फर्दर हम यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सॉलिड में हार्मोनिक ऑसिलेटर का टोटल नंबर होता है 3n, तो उस केस में इसकी टोटल एनर्जी होगी 3n EV बार। सो अब हम आगे यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल इंटरनल एनर्जी 3n मल्टीप्लाइड बाय EV बार। सो 3n h न्यू इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन T माइनस 1। इसी इक्वेशन को हम फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा E के टर्म में, एंड दैट इज द आइंस्टाइन टेम्परेचर। सो ये अभी हमने बात की है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइंस्टाइन थ्योरी के बेसिस पे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेशन की। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल इंटरनल एनर्जी हियर वी कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CV से, एंड इट इज इक्वल टू दी du ओवर dt। तो हमारे पास में यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो हियर हमने यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो CV की वैल्यू होगी 3n k थीटा E अपॉन t का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन t डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली हमने यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आई है, हमें उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें यहाँ से वहां से CV की वैल्यू मिली। फर्दर यहाँ पे nk की जगह हमने r लिखा, तो CV की वैल्यू हो जाएगी 3r इंटू थीटा E अपॉन t का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन t डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे हम यहाँ पे दो टेम्परेचर रेंजेस की बात करेंगे, लो टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लो टेम्परेचर के लिए। लो टेम्परेचर मतलब व्हेन टेम्परेचर T इज टेंडिंग टू दी 0, और लो टेम्परेचर के केस में T अपॉन थीटा E विल बी मच लेस देन 1, और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि थीटा E अपॉन T की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम यहाँ ये कह रहे हैं दैट T इज टेंडिंग टू दी 0, तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। और अगर डिनोमिनेटर में T चला जाएगा इट मीन्स 1/0, 1/0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट केस एंड दैट इज फॉर द लो टेम्परेचर रेंज। सो जब हम इस एक्सप्रेशन में, जो कि हमारा स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन है, जब हम इसमें T इज टेंडिंग टू 0 की लिमिट अप्लाई करेंगे, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा E अपॉन T माइनस 1 इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन T। देखिए हमने यहाँ पे ऊपर कहा है अभी कि थीटा E अपॉन T की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। सो उस केस में एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा E अपॉन T विल बी मच ग्रेटर देन 1, तो उस केस में हम यहाँ पे 1 को इग्नोर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन T माइनस 1 दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा E अपॉन T। तो जब हमारा यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन है, जब हम इस एक्सप्रेशन में इस वाले एजम्पशन को पुट करते हैं, तो हमारा CV का फॉर्मूला हो जाएगा 3r थीटा E अपॉन T का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ थीटा E अपॉन T। तो ये भी हमने बात की थी लो टेम्परेचर रेंज की। नाउ आई एम टॉकिंग फॉर दी हायर टेम्परेचर रेंज। हायर टेम्परेचर रेंज का मीनिंग होता है जब T की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सो इन दैट केस T अपॉन थीटा E विल बी मच ग्रेटर देन 1। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि T की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम देखते हैं थीटा E अपॉन T, यानी कि
1/इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ कि इनफाइनाइट के अराउंड है t की वैल्यू, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है 0, और 0 की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग फॉर द केस ऑफ द हायर टेम्परेचर, उस केस में T/θe will be much greater than 1 और θe/t will be much less than 1। सो अभी हमने यहाँ पर जो ये कंडीशन अज्यूम की है, जब हम इस कंडीशन को स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, और हमें यहाँ पे ये वाला जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ द θe/t - 1, यहाँ पे हम इसके जगह पे लिखेंगे दैट इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी θe/t, और एक्सपोनेंशियल ऑफ द θe/t जो है ये हमारा ऑलमोस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू दी θe/t। सो फाइनल हमारा जो स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू दी Cv एंड इट इज इक्वल टू दी 3R इंटू θe/t का होल स्क्वायर इंटू t/θe का होल स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू दी 3R। सो यहाँ पे इस प्रकार से अभी हमने बात करी है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट की, जिसके अकॉर्डिंग हमने यह देखा है तो टेम्परेचर रेंजेस के लिए। सो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं हायर टेम्परेचर रेंज की, तो हायर टेम्परेचर रेंज में जो मोलर स्पेसिफिक हीट है इसकी वैल्यू 3R के इक्वल आ रही है, और हम जानते हैं कि 3R एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग मिला है। सो फर्दर हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो आइंस्टाइन्स प्रिंसिपल था उसका मेन ड्रॉबैक ये था कि जो लोअर टेम्परेचर है उस लोअर टेम्परेचर पर सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट, हम यहाँ देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि जब हमने बात की थी लोअर टेम्परेचर पे, तो लोअर टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन है वो हमें यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल रहा है। सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है कि किस प्रकार से आइंस्टाइन ने एक सॉलिड में एटम्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम करते हुए उनके लिए एनर्जी के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया, और साथ ही हमने यहाँ पे दो टेम्परेचर रेंजेस मींस लो टेम्परेचर रेंज और हायर टेम्परेचर रेंज के लिए हमने स्पेसिफिक हीट को इवेल्युएट किया है। थैंक यू सो मच।